जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स की सेशन पे। आज की सेशन नंबर है 25, जहाँ पे 19 जून से लेके 25 जून के सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर किया गया है। आज की सभी विषय एक नज़र पे। कोलंबिया के प्रेसिडेंट चुन लिया गया है और भारत पे भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। बीजेपी के तरफ से द्रौपदी मुर्मू, जो पहले भारत का ट्राइबल प्रेसिडेंट होंगे अगर वो जीत जाए तो। 2022 फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतार पे नवंबर से, और 2026 जो फीफा होस्ट करेगा 3 देश। कुछ खबर उसके बाद हम देखेंगे नेटो और यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए। फिर मेघालय पे मिला है नया प्रजाति का चमगादड़। उधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हू ने पेश किया मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। फिनलैंड पे नीरज चोपड़ा का गोल्ड। पीएम ने शुरू किया टॉर्च रैली, वो भी वर्ल्ड में पहली बार इन चेस ओलंपियाड। चाइना का तीसरा विमान वाहक का शुभारंभ। मंगोलिया का और एक बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ है। फिर हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि नेशनल रीडिंग डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इंटरनेशनल योगा डे, आप सभी लोगों को पता है। फिर हम देखेंगे सुनील छेत्री तीसरे स्थान पे आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसी। भारत का यूपीआई अब यूरोपियन यूनियन पे फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ हुआ है समझौता। तो इसरो सक्सेसफुली लॉन्च DSAT-24। साउथ अमेरिका में स्थित फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ इसरो का GSAT-24। फिर हम देखेंगे 14वां ब्रिक्स समिट, जो कि पीएम मोदी वर्चुअली अटेंड करेंगे। फिर हम देखेंगे 26वां कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स, जिसमें हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। IGI जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, वो फर्स्ट एयरपोर्ट हुआ है हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी यूज करता है ये वाला एयरपोर्ट। और उधर एक और बायोस्फीयर साइट मिला मंगोलिया को यूनेस्को की तरफ से। ये उसका 9th साइट होगा मंगोलिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरोगेसी के लिए नया कानून पास किया। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हुआ है इस क्वार्टर में, जनवरी से मार्च 2022 क्वार्टर पे। उधर नया क्वाड, जिसको I2U2 भी कहा जाता है, उसका भी लॉन्च हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। इस I2 और U2 का मतलब है दो आई वाला दो कंट्री, इंडिया एंड इजराइल एंड UAE एंड USA। फीफा रैंकिंग में भारत का 2 कदम इजाफा। और हम लोग देखेंगे फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे कि रॉ में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में, उसके बाद नीति आयोग के CEO, उसके बाद हम देखेंगे NIA के डायरेक्टर जनरल, फिर इंटरनेशनल विडोज डे एंड इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो 23 जून को सेलिब्रेट किया गया है। और एक बात मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ओलंपिक के बारे में प्रिपेयर करें, तो आप लोग इंडिया ई बुक का समरी ऑफ ओलंपिक्स ई बुक ये वाला यूज़ कर सकेंगे। तो इसका ये देखिए, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। इसमें टोक्यो ओलंपिक पूरा कवर किया हुआ है, कितना पार्टिसिपेंट थे सब कुछ। उसके बाद ओलंपिक का हिस्ट्री, बहुत सारा चैप्टर है इसमें भी। विंटर ओलंपिक भी ऐड है इसमें, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का चर्चा हम लोग शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को हम डिटेल्स में देखते हैं।
गुस्टावो पेड्रो हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। तो अभी हाल ही में भारत का इलेक्शन भी होने वाला है प्रेसिडेंट का। तो जो कोलंबिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है ये देखिए, साउथ साउथ अमेरिका का मैप है यहाँ पे। साउथ अमेरिका में स्थित है कोलंबिया। कोलंबिया होकर इक्वेटर जो विषुव रेखा है वो कोलंबिया से होकर गुजरता है। साउथ अमेरिका में इक्वेटर, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राज़ील होके, ब्राज़ील का जो अमेज़न एरिया है, 3 देश होके निकलता है इक्वेटर। तो जो फ्रांस का जो कोलंबिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट ब्लैक वुमन है और एफ्रो कोलंबियन सिटीजन है वो। कोलंबिया है देखिए, कोलंबिया के बॉर्डर किस किस देश से लगता है यहाँ पे आप देखिए, इक्वेटर के साथ बॉर्डर है, पनामा का साथ बॉर्डर है। यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर वाला ये वाला इक्वेटर के साथ बॉर्डर है, यहाँ पे है पनामा, ये देखिए ये वाला है कोलंबिया। और यहाँ पे है आपका वेनेजुएला, इधर है आपका ब्राज़ील और इधर है पेरू। तो कितने कंट्री के साथ बॉर्डर है? 5 कंट्री के साथ बॉर्डर है कोलंबिया का। तो हमारा अगला विषय है जो है उसके तरफ बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू विल बी बीजेपीज लेड एनडीए का प्रार्थी। जो हमारा राष्ट्रपति इलेक्शन का कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू, वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। वो पहले एमएलए भी रह चुके हैं और इससे पहले वो झारखंड के गवर्नर थे। और राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है? राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो एक सीक्रेट बैलेट से होता है। और यहाँ पे मतलब हर कैंडिडेट मतलब खड़े होते हैं, जो उन लोगों को मतलब प्रेफरेंस वाइज वोट दिया जाता है। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस में मुर्मू, सेकंड प्रेफरेंस में यशवंत सिन्हा, थर्ड प्रेफरेंस में मिस्टर सी। तो ऐसे प्रेफरेंस में वोट दिया डाला जाता है। और उसका जो एमएलए का जो वोट होता है तो उसका वोट का परसेंटेज होता है एक्चुअली, मतलब एक आदमी का एक वोट ऐसा नहीं होता है। हर मतलब एमएलए और एमपी का अलग अलग उस एरिया का जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका वोट रहता है। तो जैसे कि मतलब पकड़िए, जो हमारा टोटल राज्यसभा के जितने मेंबर है, लोकसभा के जितने एमपी है, वो लोग वोट डालेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के जो एमएलए है वो लोग वोट डालते हैं। मतलब जो इलेक्टेड है सिर्फ वही वोट डालते हैं राष्ट्रपति को चुनने के समय। और साथ ही साथ जो मतलब हमारा दिल्ली और पुडुचेरी है वहाँ का भी स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ का भी एमएलए लोग वोट डालते हैं। लेकिन बाकी किसी यूनियन टेरिटरी का लोग वोट नहीं डालते। लेकिन जब जम्मू कश्मीर भी लेजिस्लेटिव वाला है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर बना नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई एमएलए नहीं है। तो जम्मू कश्मीर जब इलेक्शन हो जाएगा चीफ मिनिस्टर का, तभी जम्मू कश्मीर के एमएलए लोग भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगला विषय जो है मेकांग रिवर को लेके, मेकांग को लेके एक कहावत है कि वहाँ पे मतलब एक गोल्डन ट्रायंगल है जो पानी का विवाद है मेकांग रिवर को लेके। तो एक्चुअली जो न्यूज़ है यहाँ पे न्यूज़ है मेकांग रिवर जो कंबोडिया में स्थित है, ये देखिए बिल्कुल नीचे वियतनाम के वेस्ट पे कंबोडिया लोकेटेड है। कंबोडिया में मेकांग रिवर में दुनिया का सबसे बड़ा फिश मिला है, जो कि एक फ्रेश वाटर फिश है। उसका वेट है 300 किलोग्राम। हाल ही में ही ये वाला फिश मिला है। पहले जो फिश मिला था सबसे बड़ा दुनिया का, उसका वेट था 293 किलोग्राम। वो एक कैटफिश था, गियांट कैटफिश कहा जाता था उसको, और थाईलैंड में 2005 में मिला था। अभी फिलहाल मेकांग रिवर जो कंबोडिया में है वहाँ पे मिला है दुनिया का सबसे बड़ा फिश। और यहाँ पे मैं जो बता रहा था आपको, जो गोल्डन ट्रायंगल है मेकांग रिवर को लेके, उसका पानी के लिए म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इन तीनों कंट्री आपस में मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है वही रिवर के पानी को लेके। लेकिन यहाँ पे कंबोडिया इस विवाद में नहीं है। कंबोडिया बोलता है आप लोग पानी लेने के बाद जितना रहेगा कंबोडिया होके ही जाएगा। तो कंबोडिया इस विवाद में नहीं है। इस विवाद में एक्चुअली म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ये वाला वो एशिया का गोल्डन ट्रायंगल नहीं है। उधर भारत के पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, वहाँ पे भी एक गोल्डन ट्रायंगल है। वो जो ओपियम है आफिंग, उसको लेके है गोल्डन ट्रायंगल। आफिंग जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ये दूसरा वाला ट्रायंगल है। ठीक है।
डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये मेकांग रिवर को लेके है ये वाला गोल्डन ट्रायंगल। अगला जो विषय है वो है जो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होने वाला है 3 देश में। और ये वाला वर्ल्ड कप मतलब फीफा का बहुत खास होगा क्योंकि इसमें 48 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। पहले जो वर्ल्ड कप होता था 32 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते थे। अभी जो 2022 में कतर में होने वाला है नवंबर से, इसमें भी 32 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। और ये वाला जो 2026 वाला जो वर्ल्ड कप है इसको हम यूनाइटेड 2026 कहते हैं। और ये होस्ट करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा, दैट इज द नॉर्थ अमेरिका। अगला जो है टॉपिक वो है जापान ने अटेंड किया है नेटो के मीटिंग पे। पहली बार जापान ने अटेंड किया नेटो का मीटिंग। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो अटलांटिक के नॉर्थ साइड में जो देश है उन सभी का एक संगठन है ये। इसमें अभी 30 कंट्री से, यहाँ पे मैंने लिस्ट डाला है आप लोगों के लिए कौन सा कंट्री कब ऐड हुआ है। 1949 पे जब एस्टाब्लिश्ड हुआ था तब नेटो में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, कनाडा, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स था। फिर 1952 से 1990 तक 4 कंट्री ऐड हुए, ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन। 1990 में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी हंगेरी ऐड हुए। फिर 2004 से लेके 2009 तक भी बहुत सारे कंट्री ऐड हुए जैसे कि बुल्गारिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, क्रोएशिया। उसके बाद 2017 में भी फिर से ऐड हुए मोंटीनेग्रो एंड नॉर्थ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के थे अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिनको सिकंदर भी कहा जाता था। और इसका हेडक्वार्टर है नेटो का ब्रुसेल्स पे, बेल्जियम पे। और एक बात खास बात है इस नेटो का, इस मीटिंग का, इसमें स्वीडन और पोलैंड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें साउथ कोरिया भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला जो विषय है वो है यूरोपियन यूनियन के लेके। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड निगोशिएशन है वो शुरू कर दिया है, मतलब स्टॉप था 2013 से भारत का और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड के ऊपर जो निगोशिएशन होता है, फ्री ट्रेड निगोशिएशन। तो अभी फिलहाल फिर से शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन कहाँ पे है, यूरोप का बहुत सारा देश मिलके एक मतलब यूनियन बनाया है, संगठन बनाया है, उसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। तो इसमें अभी फिलहाल 27 मेंबर स्टेट से, हाल ही में ही कुछ महीने के पहले यूके भी था इसका पार्ट। ये देखिए अलग कलर पे है यूके का कलर, यहाँ पे जो कलर है ऑरेंज कलर का यूके देख रहे हैं आप, और बाकी सब ब्लू कलर जो है वो यूरोपियन यूनियन है। और जो लाइट ब्लू कलर में है वो मतलब ऐसे मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और यूके का कुछ ही दिन पहले ब्रिक्सिट हुआ था, तभी कहा गया था ब्रिक्सिट। इसका भी यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स पे है। अगला जो टॉपिक है हमारा, एक नया स्पीसीज मिला है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मेघालय, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है रिबोई करके। रिबोई डिस्ट्रिक्ट में एक नया चमगादड़ का वैरायटी मिला है नॉक्लेम वाइल्ड सेंचुरी पे। माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुआ, वो एक्चुअली खासी प्रोनाउंसिएशन है ये वाला जो फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब थिक थम्ड, छोटा सा मतलब जो फिंगर होता है थम फिंगर, वो बहुत मतलब थिक है उसका। साउथ एशिया में ऐसा पहली बार फाउंड हुआ है। वो एक्चुअली बेम्बो में पाया जाता है। इसका इस वेराइटी को बेम्बो ड्यूलिंग बैट कहा जाता है, बेम्बो ड्यूलिंग बैट। और मेघालय में मतलब 131 प्रजाति के मतलब पाए जाते हैं बैट्स, चमगादड़। और इंडिया में मतलब हाईएस्ट बैट डाइवर्सिटी है मेघालय। अगला जो विषय है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेंटल हेल्थ रिपोर्ट पेश किया है। उनके कहने से मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार सभी वर्ल्ड में जो जितना पॉपुलेशन है उनमें से हर एक
व्यक्ति 8 व्यक्ति में से हर एक व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर के वजह से सफ़र कर रहा है। मतलब समझिए आपके वहाँ पे आपके गांव घर में 8 आदमी हैं, एक आदमी मेंटल डिसऑर्डर से प्रॉब्लम से भूग रहा है, मतलब हर कोई पागल ही है। ऐसा ही है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट ने बहुत सारा मतलब रिकमेंडेशन भी किया है, जैसे इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट मेंटल हेल्थ को लेके, रिड्यूस करेगा जो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। और इस रिपोर्ट में और एक बात कहा है कि जो सुइसाइड है वो 100 सुइसाइड में, मतलब 100 डेथ में एक सुइसाइड है, और ये सुइसाइड का रीज़न वही मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है, मेंटल डिसऑर्डर ही कॉज है। एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है ना आप लोगों को, अभी मतलब अभी पूरा बढ़ गया है एंग्जाइटी। ठीक है, हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में एक गोल्ड जीता है, और कोर्टेन गेम्स जो अभी फिलहाल कुछ ही दिनों में हुआ है 2022 में। और उन्होंने जो थ्रो किया वो थ्रो था 86.69 मीटर। नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। 2022 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 2022 नहीं सॉरी 2020 टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था भारत के लिए, और पहला गोल्ड था, एक ही गोल्ड था भारत का। और अभी जो हुआ है कुर्तुन गेम्स फिनलैंड में, इसमें संदीप चौधरी ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने 8th पोजीशन में फिनिश किया है। तो उनका थ्रो इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने 60.35 मीटर कवर किया था। और कुछ ही दिन पहले, उससे पहले और एक गेम हुआ था फिनलैंड में, पाभो नुर्मी गेम्स, उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। और कुछ दिन बाद 30 जून को मतलब नीरज चोपड़ा और एक गेम पार्टिसिपेट करेंगे, डायमंड्स लीग इन स्टॉकहम। स्टॉकहम स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, वहाँ से मतलब नोबेल प्राइज़ जो है, सभी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, सिर्फ एक नोबेल प्राइज़ को छोड़ के आपको आंसर करना है कौन सा नोबेल प्राइज़ को छोड़ के, जो कि मतलब मैं एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। वो नोबेल प्राइज़ जो है वो ओस्लो से दिया जाता है, नॉर्वे का कैपिटल। तो वो वाला नोबेल प्राइज़ कौन सा है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है और ओस्लो में दिया जाता है? आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए, तभी हम लोग बढ़ते हैं अगले विषय के ओर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया पहली बार जो टॉर्च रैली होता है ओलंपिक गेम में, ऐसा ही जो चेस ओलंपियाड हुए 44th, तो पहली बार ऐसा मतलब टॉर्च रैली होगा। तो दुनिया में पहले नहीं हुआ ऐसा टॉर्च रैली चेस ओलंपिक में। तो जो ओलंपिक कमेटी है, FIDE, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने टॉर्च पीएम मोदी जी के हाथ पे दिया। उसके बाद पीएम मोदी जी ने पास किया वो टॉर्च विश्वनाथन आनंद, इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। एंड उसके बाद ये वाला जो टॉर्च है ये पूरा भारत में घूमेगा, 75 सिटीज़ कवर करेगा 40 दिनों के सफ़र में। और उसके बाद आखिर में ये टॉर्च महाबलीपुरम चेन्नई में पहुंचेगा। एक्चुअली चेन्नई में ही होने वाला है जो 44th चेस ओलंपियाड है। वो पीएम मोदी ने कहा है कि मतलब चेस के बारे में कि चेस चतुरंग एंड चेस। तो हमारा अगला विषय जो है वो है, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है रंजना प्रकाश देसाई को एज ए चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जस्टिस है रंजना प्रकाश, पहले मतलब जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने रिप्लेस किया है चंद्रमौली कुमार प्रसाद को। द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल जो होता है, ये 3 मतलब सिलेक्शन कमेटी में इसका 3 मेंबर रहते हैं। इसमें मतलब स्पीकर रहते हैं लोकसभा के, चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के, एक मेंबर रहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो ये तीनों मिलके चेयरमैन को चुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या लेजिस्लेटिव मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये एक मतलब स्टेट्यूटरी बॉडी है। और इसका काम क्या है? रेगुलेट करना, रेगुलेटरी वॉचडॉग, प्रेस के ऊपर वॉचडॉग, एज ए वॉचडॉग काम करना है, मतलब देख रेख करना है वही क्या कर रहे हैं प्रेस।
जैसे सेंसर बोर्ड होता है फिल्म के मामले में, ऐसे ही प्रेस काउंसिल होता है प्रेस के मामले में। जस्टिस जे.आर. मधुलकर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और अभी जो काउंसिल है प्रेस काउंसिल, उसमें एक्स चेयरमैन रहते हैं और 28 अदर मेंबर रहते हैं। अगला जो विषय है, जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, वो बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया घोषित हुआ है हाल ही में। तो इसमें मतलब बहुत सारा मतलब ये जो मतलब दिया है डाटा, ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के तरफ से दिया गया है। और स्काई ट्रैक्स ने बहुत सारा मतलब ऐसा लिस्ट पेश किया है। इस लिस्ट में से हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। कोपेनहेगन जो डेनमार्क का कैपिटल है, तो उसका एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन प्रोसेसिंग अवार्ड दिया गया है इसको। और बेंगलुरु जो है वो मिला है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया टाइटल। और अर्लियर उससे पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है वो बेस्ट एयरपोर्ट एंड एविएशन इनोवेशन अवार्ड भी मिला है विंग्स इंडिया अवार्ड में। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑपरेटेड बाय बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इट इज़ द थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है चाइना ने तीसरा युद्ध विमावाहक जो विमान होता है, विमान वाहक जो कहा जाता है जहाज, विमान वाहक जहाज फुजियान को लॉन्च कर दिया है। चाइना का 3 विमान वाहक जहाज है। पहला जो है वो है लियोनिंग, सेकंड वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है सैंडोंग और तीसरा वाला है फुजियान। यहाँ पे इमेज दिया गया है, एक ग्लोबल टाइम्स का रिपोर्ट है। ऐसे तो पर्सनली ग्लोबल टाइम्स का रिपोर्ट मतलब बिलीव नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। नेशनल रीडिंग डे जो कि 19 जून को हर साल मनाया जाता है, ये भारत का है। ये एक्चुअली जो डे है ये पीएन पेंचिकर उनके सम्मान में बनाया जाता है भारत में, यही इम्पोर्टेंट है। पीएन पेंचिकर, ये एक्चुअली उनको फादर ऑफ केरला लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट कहा जाता है। और ये जो नेशनल रीडिंग डे है इसका शुरुआत हुआ था 1996 पे। अगला जो विषय है वो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो 20 जून को मनाया जाता है एवरी डे। पहले इसको मतलब अफ्रीका रिफ्यूजी डे कहा जाता था, फिर यूएन जनरल असेंबली ने इसको दिसंबर 2000 में रिकॉग्नाइज किया है एज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इस साल का जो थीम है वो है हुएवर व्हेरेवर व्हेनेवर एवरीवन हैज द राइट टू सीक सेफ्टी। अगला जो विषय है वो है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। तो ये सभी को ही पता होगा, लेकिन कुछ हम लोग बात यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। इसका जो प्रपोजल किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो 69th सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। उसमें मोदी जी ने योगा को मतलब इंटरनेशनल योगा डे करने के लिए प्रपोजल किया था। और इसका मतलब एडॉप्शन किया गया था यूनाइटेड नेशंस में 2014 से। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस साल का जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये वाला जो दिन है 21 जून, यह दिन भी इम्पोर्टेंट है जियोग्राफी के परस्पेक्टिव में। आप लोग सोचिए जो 21 जून है वो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर होता है इसमें, तो इसलिए इस डे को ही चुना गया है। तो इससे रिलेट कीजिएगा, ठीक है। अगला जो विषय है वो है सुनील छेत्री। आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों को पता होगा सुनील छेत्री के बारे में। सुनील छेत्री भारत का वो बेहतरीन फुटबॉलर है जो वर्ल्ड में अभी 3rd पोजीशन ले ली है गोल के मामले में। इंटरनेशनल जो गोल्स होता है इन्होंने दागा है 84 गोल्स। और
फर्स्ट पोजीशन में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका गोल है 117। और उसके बाद सेकंड पोजीशन में है मेसी, मेसी का गोल है 86 इंटरनेशनल इवेंट में। तो अभी हमारा सुनील छेत्री का गोल 84 है। आशा करता हूँ कि अगले के दिन में कुछ ही दिनों में मेसी को भी क्रॉस कर ले भारत का सुनील छेत्री। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अभी जो एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप लोग देखते होंगे अपने मोबाइल पे एनपीसीआई यूपीआई के नीचे लिखा होता है। तो यूपीआई के बारे में भी पता होगा आप लोगों को। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो भारत में डेवलप हुआ है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी ये ग्लोबल होते जा रहा है दिन का दिन। पहले सिंगापुर ने एडॉप्शन किया भारत का वही यूपीआई को, उसके बाद सिंगापुर के बाद यूएई, उसके बाद भूटान, उसके बाद नेपाल, अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन में चला गया भारत का यूपीआई। अभी जो फ्रांस जो है भारत का सेकंड रशिया कह सकते हैं आप लोग। तो फ्रांस के लायरा नेटवर्क जो है उसके साथ एक समझौता हुआ है एनपीसीआई इंटरनेशनल का। तो कुछ ही दिनों में हम देखेंगे यूपीआई रुपे कार्ड्स विल बी एक्सेप्टेड इन फ्रांस। तो अगला विषय जो है वो है भारत की तरफ से इसरो ने GSAT-24 लॉन्च कर दिया है। वो भी साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ है ये वाला सैटेलाइट। ये एक एक्चुअली टीवी सैटेलाइट है। और जो फ्रेंच गुयाना है वो एक्चुअली फ्रेंच का कॉलोनी था, जो कॉलोनाइजेशन जब चल रहा था उसके बाद अभी भी फ्रांस का कंट्रोल में है, लेकिन ये वाला देश साउथ अमेरिका में स्थित है। अगला जो विषय है पीएम मोदी वर्चुअली अटेंड करेंगे जो चाइना होस्ट करने जा रहा है इस साल जो ब्रिक्स का मीटिंग हो रहा है 14th ब्रिक्स मीटिंग। ब्रिक्स में कितने कंट्री है आप लोगों को पता होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इस साल का जो कॉन्डक्ट हो रहा है ब्रिक्स, इसमें मोदी जी वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं ब्रिक्स को। चाइना होस्ट कर रहा है इस साल ब्रिक्स। और ब्रिक्स में कुछ एक्सपांशन के बारे में बातचीत होगा रशिया और चाइना के तरफ से। तो एक्चुअली एक्सपांशन में क्या है, जो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें ऐड कर दिया गया है ऑलरेडी यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे एंड इजिप्ट को। अभी ब्रिक्स को भी एक्सपांड करने का बातचीत होगा। तो हमारा अगला विषय के और बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर टू अटेंड 26th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जो कि किगाली रवांडा पे होने वाला है। रवांडा एक छोटा सा कंट्री है, उसका बॉर्डर टांजानिया से लगता है और साथ ही साथ रवांडा के साथ और एक छोटा सा कंट्री है बुरुंडी। तो किगाली जो है रवांडा का कैपिटल, वहाँ पे ये वाला कॉमनवेल्थ का 26th मीटिंग होने वाला है। तो इसमें भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ नेशन क्या है एक्चुअली, जो ब्रिटिश का कॉलोनी था वही कॉमनवेल्थ कहा जाता है। जैसे कि अभी ये एक्चुअली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 54 कंट्रीज है। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है आप लोगों ने सुना है, एक बार दिल्ली में भी हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत ने होस्ट किया था उस साल। तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन पे। और पहले जो ब्रिटिश कॉलोनी था वही इसका पार्ट है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, बहुत फेमस एयरपोर्ट है। ऊपर में देखिए फोटो, आशा करता हूँ आप लोगों विजिट करे हैं दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो भारत का पहला एयरपोर्ट होने जा रहा है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा वो हाइड्रो एंड सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी होगा। उससे पहले भारत का कोचीन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी के ऊपर, पूरा सा सोलर एनर्जी के ऊपर बेस है। तो अभी 1 जून से ही आईजीआई एयरपोर्ट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। तो हमारा अगला विषय जो है कुब्सगुल लेक नेशनल पार्क, जो कि मंगोलिया पे स्थित है,
वो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ है। यूनेस्को क्या करता है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ऐड करता है, उसके बाद आप लोग यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। तो बहुत सारा मतलब भारत में भी ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मंगोलिया में ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 9th बायोस्फीयर रिजर्व है मंगोलिया का। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज सरोगेसी? सरोगेसी क्या है? एक्चुअली इट इज ए इफेक्टिव मेथड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। एक्चुअली क्या है, जिन लोगों को मतलब जिन पेरेंट्स को बच्चा नहीं होता है, तो वो लोग इस इस्तेमाल करते हैं इस सिस्टम को। ये मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा नहीं है। इस सिस्टम में किसी मतलब था और एक मदर को सरोगेट मदर कहा जाता है, उनको यूज़ करके उनके मतलब वहाँ पे ही मतलब बच्चा को जन्म दिया जाता है उस मदर के ऊपर। तो उसके बाद वो मदर दे देती है उस चाइल्ड को। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, सरोगेसी मतलब एक कमर्शियल बिजनेस जैसा हो गया था। मतलब बहुत सारे लड़की लोग मतलब ऐसा मतलब प्रोफेशन में उतर गए थे। तो गवर्नमेंट को कुछ मतलब सख्त कानून लाना पड़ा। तो देखते हैं क्या क्या कानून लाए गवर्नमेंट ने। तो इसमें जो अभी सरोगेट जो मदर होंगे, उनके उनके मतलब उनके लिए एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा। जिन पेरेंट्स का बच्चा नहीं हो रहा है उनको 36 महीने का, और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से और किसी एजेंट जो IRDAI का एजेंट है उनसे। और एक बात है, मतलब इन्होंने मतलब इस गवर्नमेंट का इस मतलब एक्ट से, इस रेगुलेशन से, जो मतलब सरोगेसी क्लिनिक है जहाँ पे सरोगेसी प्रोवाइड किया जाता है, उस क्लिनिक में का भी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है। और ऐड किया है कि मतलब जो सरोगेट मदर होंगे जो बच्चा देंगे मतलब, तो वो मदर मतलब 3 मतलब मैक्सिमम 3 चाइल्ड को जन्म दे सकते हैं ऐसे। तो अभी पहले ऐसा नहीं था। और एक बात है, जो अभी का जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 है और रेगुलेट्स करता है सरोगेसी को इंडिया में, और प्रोहिबिट्स करता है मतलब कॉमर्शियल सरोगेसी जो है, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन को रोकता है ये वाला एक्ट। एक्चुअली कॉमर्शियलाइजेशन हो जा रहा था, इसके लिए ये वाला एक्ट पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। भारत के लिए अच्छा खबर है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है 13.4 मिलियन, दैट इज 1.5% ऑफ GDP। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ है। तो पिछले साल जो जनवरी मार्च का क्वार्टर था उससे भी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है अभी। तो अगला विषय जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ने और एक क्वाड लॉन्च किया है। एक क्वाड के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका को लेके एक क्वाड है जो इस साइड में है। अभी फिलहाल और एक क्वाड को डेवलप किया गया है US के द्वारा। एक्चुअली अभी नहीं, 2021 दिसंबर में इसका शुरुआत हो चुका था। तो इस क्वाड को कहा जाता है वेस्ट एशियन क्वाड। तो एक्चुअली मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, जो पानी के जो सिक्योरिटी है समुंदर में उसके लिए। तो इसमें इसको और एक नाम है इसका I2U2, मतलब आई 2 कंट्री, यू 2 कंट्री। आई का है इजराइल, इंडिया, उसके बाद यू का UAE एंड USA। ठीक है, I2U2 एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। अगला जो विषय है वो है भारत का इजाफा हुआ है 2 कदम फीफा के रैंकिंग में। जो मेंस में भारत का रैंकिंग था 106, अभी हुआ है 104। जो ये वाला रैंकिंग का इजाफा हुआ है, भारत ने एशिया कप क्वालिफिकेशन मैच में जीत लिया है, इसलिए ही ये वाला रैंकिंग का इजाफा देखा गया है भारत। और जो वुमेन है उनका भी इजाफा हुआ है एक 3 कदम, 59 पोजीशन पे थे, अभी 56 पोजीशन में है भारत का वुमेन फुटबॉल टीम। अभी अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अभी कुछ अपॉइंटमेंट जो हुआ है, NIA का डायरेक्टर जनरल, इनका नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हाल ही में ही कोई अगर एग्जाम देने जा रहे हैं आप तो इस नाम को रट के जाइएगा। दिनकर गुप्ता है डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। वो एक IPS ऑफिसर है। वो पहले मतलब पंजाब पे थे, पंजाब पुलिस में। और
जो तपन डेका का अपॉइंटमेंट हुआ है एज न्यू आईबी चीफ, और हमारा समंत गोयल जो थे रॉ का चीफ, उनका फिर से एक बार एक्सटेंशन हुआ है। तो रॉ का चीफ कौन है? अभी समंत गोयल ही है। पहले एक बार एक्सटेंशन हो गया था उनका, अभी फिर से एक्सटेंशन हुआ है। आशा करता हूँ आप लोग पता होगा रॉ क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, और आईबी के बारे में भी पता होगा आप लोगों को, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आईबी का नया चीफ है तपन डेका, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर थे। और एनआईए का डायरेक्टर जनरल नया हाल ही में नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम है दिनकर गुप्ता। तो कुछ अपॉइंटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अपॉइंटमेंट नीति आयोग में परमेश्वरन अय्यर इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। ये भी एक एक्चुअली आईएएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश कैडर में। इन्होंने मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था 2009 पे। और इन्होंने जो सैनिटेशन प्रोग्राम है, वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इसको ज्वाइन कर लिया था। और इन्होंने गवर्नमेंट के लिए स्वच्छ भारत मिशन में भी काम किया 2016 से लेकर 2020। अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो हमारा अगला विषय जो है इंटरनेशनल विडोज डे, जो कि 23 जून को सेलिब्रेट किया गया है। और इस साल का जो थीम है वो है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर विडोज, इंटरनेशनल विडोज डे। इस साल का जो थीम है वो है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर विडोज फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। और अगला जो है 23 जून का इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ओलंपिक के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा चीज़ है, देखिए ओलंपिक का जो सर्कल होता है, 5 सर्कल रहता है ओलंपिक में। तो सभी सर्कल का मीनिंग क्या है आप लोग सीख लीजिए आज ही, अभी सीखिए। जो पहला जो ब्लू कलर का सर्कल है ये है यूरोप का, और ब्लैक जो है, ब्लैक वो वाला है अफ्रीका का, बीच में आप देखिए अफ्रीका का मैप है। और येलो वाला जो है ये है हमारा एशिया का, ये देखिए इंडिया इसमें भी आता है। और ग्रीन कलर में ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, इजीली आप समझ पाएंगे ऑस्ट्रेलिया। और जो रेड कलर का है वो है आपका जो दोनों अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसमें मतलब 6 कॉन्टिनेंट है, 5 सर्कल है, 6 कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट नहीं है। कौन सा? एंटार्कटिका नहीं है, कि उसकी वहाँ का कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं होता है ओलंपिक में। ठीक है। इस साल का जो ओलंपिक का थीम है वो है टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड। और ओलंपिक क्या है, बहुत पुराना ओल्डेस्ट गेम है। और ये जो ओलंपिक डे है ये इसको मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है 1948 से। तो पिछले बार जो ओलंपिक मतलब दो तरह की ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक मेनली। तो लास्ट समर ओलंपिक हुआ था टोक्यो में 2020, टोक्यो 2020, जो कोरोना के कारण से, नोवेल कोरोना वायरस के कारण से 2021 में हुआ था। भारत का प्रदर्शन था अच्छा, और गोल्ड भी मिला था एक नीरज चोपड़ा को। ठीक है। तो आज का कक्षा हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंडिया बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।